इस समय उत्तर प्रदेश में दो खबरें खूब चर्चा में हैं। पहला मामला अयोध्या से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक नाबालिग के साथ दो लोग गैंगरेप करते हैं, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाते हैं और मामले का खुलासा 2 महीने बाद होता है जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं दूसरा मामला ब्राह्मण राजनीति से जुड़ा हुआ है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने पहले विधानसभा में अपना ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड खेला, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे का नाम आगे कर और अब उसी लकीर पर आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी हरिशंकर तिवारी यानी कि पूर्वांचल के वो बाहुबली नेता, जिनको माना जाता था कि 90 के दशक में पूर्वांचल की राजनीति की धुरी की कमान उनके हाथ में होती थी। 5 अगस्त को एक बड़ा जलसा वहां होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता माता प्रसाद पांडे करेंगे। आज के इस डिस्कशन में हम ये दोनों खबरों के मायने तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खबरें इतनी चर्चा में क्यों हैं और इन पे बातें क्यों हो रही हैं और लोग इन बातों के माध्यम से क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अयोध्या से। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान के ऊपर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ अपने नौकर के साथ मिलकर पहले गैंगरेप किया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, लड़की के पेट में दर्द उठता है और उसके जो परिजन हैं वो उसको लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। उसके बाद सारा मामला सामने आता है। हालांकि उसके बाद भी परिजनों के लिए इतना आसान नहीं था शिकायत करना। परिजन लगातार जो है पुलिस के पास दौड़ते हैं और जो आरोपी है उसी के घर में पुलिस चौकी पहले संचालित हो रही होती है, ऐसा बताया जा रहा है। बाद में हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद वो पुलिस चौकी वहां से शिफ्ट कर दी जाती है, लेकिन इस पर पुलिस टाल मटोल करती रहती है। हालांकि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आता है और इस पर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलते हैं, यानी कि पीड़िता की मां से मिलते हैं। उसके बाद एसएचओ और चौकी प्रभारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुद्दा जब उठता है तो जाहिर तौर पर उस पर राजनीति भी खूब होती है। तो राजनीतिक एंगल से भी इस पे चर्चा हो रही है कि एक तरफ योगी सरकार है जो कि अपने जीरो टॉलरेंस यानी अपराध को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत आगे बढ़ते हुए कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी था उसकी बेकरी, जहां पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उस बेकरी को जो है वहां पे अधिकारियों ने पहले वहां छापेमारी की, वहां के सैंपल्स लिए, उसके बाद बेकरी को सील कर दिया गया। अब जो खबर सामने आ रही है कि आरोपी के बारे में और जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं और सरकार पूरी तरीके से और प्रशासन वहां पे बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। लेकिन इस पे बात यहीं खत्म नहीं होती। इतना बड़ा मामला हो जाता है और विपक्ष, जो कि हर मामले पे जहां सरकार को घेरने की कोशिश करता है, इस मामले में विपक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, यानी कि कोई भी एक बयान नहीं आता। अखिलेश यादव का बयान नहीं सामने आता। इस पर लोग अखिलेश यादव पर जो है उंगली उठा रहे हैं कि अगर वो समाजवादी पार्टी का है लेकिन अगर उसने अपराध किया है तो क्या उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, अखिलेश यादव को आकर बयान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी का भी इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि इस मुद्दे की चर्चा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में की। ना प्रियंका गांधी का कोई बयान आता है और ना ही जो है डिंपल यादव का बयान आता है। हालांकि उसी सदन में महिला सुरक्षा के मामले पर जो विपक्ष ने सरकार पर जो है बड़ा तगड़ा हमला बोला था, लेकिन यह मामला भी महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और विपक्ष पूरी तरीके से खामोश है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जो आरोपी है वो अयोध्या से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका करीबी है। तो ऐसे में अवधेश प्रसाद भी, चूंकि उनके ही संसदीय क्षेत्र का मामला है, अवधेश प्रसाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं योगी सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है, प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, वहां से एक बार फिर से योगी का जो जीरो टॉलरेंस वाला जो मुद्दा था अपराध को लेकर, वो फिर एक बार सामने आ रहा है और सरकार उसी लकीर पर आगे बढ़ रही है। अब चर्चा करते हैं दूसरी खबर की, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाकर ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड खेला गया। उसके बाद इसके मायने तलाशे जाने लगे कि आखिर पीडीए करते करते अखिलेश यादव ने यह ब्राह्मण कार्ड क्यों खेला। जाहिर तौर पर अखिलेश ने जब यह ब्राह्मण कार्ड खेला तो इससे सबसे बड़ी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद थोड़ी बहुत बेचैनी बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी हुई। इसकी वजह भी हैं, क्योंकि ब्राह्मण वोटर्स इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और लगातार हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, उसके पहले विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि अपोजिशन की तरफ से, या यूं कहे कि इस तरह क्षेत्रीय जो दल हैं या जो नेता हैं उनकी तरफ से इस तरीके की कोशिश की गई
एक चीज दिखाने की कि ब्राह्मणों का हित इस सरकार में नहीं हो रहा है। बाकी उसमें सबसे पहले नाम योगी आदित्यनाथ का लिया गया, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी और जात तक बता दी गई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सारे वोट बैंक को सहेजने के लिए अपने तर्कस से जो है ब्राह्मण जो ट्रम्प कार्ड का तीर निकाला है, और ये सही निशाने पर लगता हुआ दिख भी रहा है। और अब 5 अगस्त को 5 अगस्त की तारीख को का इंतजार सभी को है, क्योंकि इस दिन पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे और पूर्वांचल की धुरी राजनीति की धुरी जो है कभी उनके जो इशारे पे घूमती थी, यानी कि हरिशंकर तिवारी, उनकी पुण्यतिथि है। और उस दिन जो है तिवारी परिवार गोरखपुर के चुल्लू पार में एक बड़ा जलसा करने जा रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी 1997 से 2007 तक चाहे जिसकी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लगातार वो मंत्री रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बने, रामप्रकाश गुप्ता भी मुख्यमंत्री बने, मायावती भी मुख्यमंत्री बनी जो है, और आपको मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन सरकार किसी की भी हो, हरिशंकर तिवारी सब में मंत्री रहे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब एक लकीर दिख रही है कि ब्राह्मण राजनीति, यानी हरिशंकर तिवारी के नाम से खासतौर से पूर्वांचल की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान 2022 में भी देखा गया था, और जो है जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई। वो जो किले जो कभी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले थे, वहां भी उन्होंने सेंध लगाई, वोट बैंकों में भी सेंध लगाई। तो अब ब्राह्मण कार्ड के सहारे जो है समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। यानी कि इतना तो तय है कि जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक की अगर बात की जाए, तो अगर हम शुरू से इसका विश्लेषण करें तो एक समय ऐसा था कि ये ब्राह्मण वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहा, तो कांग्रेस की सरकार लगातार प्रदेश में रही। उसके बाद ये ब्राह्मण वोट बैंक जो है थोड़ा सा शिफ्ट होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। फिर 2007 को कोई कैसे भूल सकता है, उस समय मायावती ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया और ब्राह्मणों को जो है प्रतिनिधित्व दिया, और उसका असर भी दिखा। 2007 में स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है। फिर ये ब्राह्मण वोट बैंक शिफ्ट होता है और समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी से भी वोट बैंक छिटकता है और भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, और 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में फुल मेजॉरिटी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब अखिलेश यादव इसी फ्लोटिंग वोट बैंक को अपने हिस्से में पाले में करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो आने वाला समय यानी कि 10 सीटों पे जो उपचुनाव है और उसके बाद जो है 2027 की जो तैयारी करनी है, तो एक बड़ा मैसेज दिया जाए। क्योंकि पीडीए के जरिए अखिलेश यादव हालांकि लाख सफाई दे चुके थे कि ए फॉर अगड़ा भी है, ए फॉर अल्पसंख्यक भी है, लेकिन वो उतना कारगर साबित होता हुआ नहीं दिख रहा था। और अखिलेश यादव की इसकी चिंता थी कि कहीं पीडीए पे ही जो है भारतीय जनता पार्टी उनको पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करने के चक्कर में जो इनको घेर ना दे। इसी वजह से अखिलेश यादव ने ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड खेला है, और देखना होगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव का यह ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड किस तरीके से काम करता है। फिलहाल आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।